आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम एजुकेशन की चिंतनशील शिक्षा। हिंदी में कहते हैं इसे। आज हम बात करने वाले यूनिट 4 की, और यूनिट 4 के बाद आपकी ये बुक जो है कवर हो जाती है। यूनिट 4 हमारी है चिंतनशीलता। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिट 4 और यूनिट 3 एक दूसरे से कोरिलेट करती है। विभिन्न प्रतिमान चिंतनशीलता, विभिन्न प्रतिमान प्रक्रिया एवं अभ्यास, तो इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि चिंतनशीलता जो है वो शिक्षण में किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सोल की जो बुक आपको मिली है वो आप जरूर मैच कर लें। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल की जो बुक मिली होगी। सिलेबस दिखा देता हूँ। ये आपकी यूनिट 1 थी, ये यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4, या कह सकते हो कि टोटल 4 अध्याय थे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम चौथे अध्याय की। 3 अध्याय कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जा करके देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। यहाँ पर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है। जिन बच्चों को चाहिए वो इसको जरूर ज्वाइन करें। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिचय की या इंट्रोडक्शन की। तो चिंतनशील का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चिंतनशील का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, या यूं कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर चिंतनशील एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिक्षकों को अपने स्वयं के अभ्यास को जांचने, विकसित करने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में आपको बताऊं तो जब ये जो है ना चिंतनशील शिक्षण, ये बात यहाँ पर बात हो रही है शिक्षण की। यानी कि एक शिक्षक जो है जब छात्रों को सिखाता है, छात्रों को पढ़ाता है, तो चिंतनशील किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके बारे में बात कर रहा है। या ये कह सकते हो कि जो टीचर है, ठीक है, जो शिक्षक है, उसके लिए चिंतनशील कितना प्रभावी है, कितना फायदेमंद है, इसकी बात हम करते हैं इसके अंदर। तो यह शिक्षकों को अपने स्वयं के अभ्यास को जांचने, यानी शिक्षक का जो अपना स्वयं का अनुभव रहा है, स्वयं का उसका एक्सपीरियंस रहा है, उसको जांचने, उसको विकसित करने की अनुमति देता है। यानी कि उसका अनुभव किस प्रकार से रहा है और उसको अपने अनुभव के साथ आगे किस प्रकार से प्रगति की ओर ले जाना है, इस चीज की अनुमति देता है क्या? चिंतनशील शिक्षण। चिंतनशील अभ्यास एक सतत चरण है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस पहलू है। ये सदैव चलता रहता है। सदैव एक शिक्षक जो है अपनी रणनीतियों के बारे में चिंतनशील रहता है। क्या वो पढ़ा रहा है उसके लिए चिंतनशील रहता है, कैसे वो पढ़ा रहा है उसके लिए चिंतनशील रहता है। तो एक ही अभ्यास है जो हमेशा चलता रहता है शिक्षक के साथ, जिसमें शिक्षार्थी एक विशेषज्ञ की देखरेख में जानकारी को व्यवहार में लाते समय महत्वपूर्ण घटनाओं और अनुभवों पर विचार करता है ना। शिक्षार्थी क्या करता है? विशेषज्ञों की देखरेख। विशेषज्ञ कौन है? टीचर, ठीक है। उन सब की देखरेख में जानकारी को व्यवहार में लाते हैं। व्यवहार में लाते समय महत्वपूर्ण घटनाओं और अनुभवों पर विचार करता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे अच्छे से इंट्रोडक्शन को। इसके बाद हम बात करते हैं चिंतनशील अभ्यास के क्या क्या चरण होते हैं। तो किस प्रकार से चिंतनशील अभ्यास जो काम करता है। तो सबसे पहला चरण तो शिक्षण ही होता है, यानी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सबसे पहला चरण है, शिक्षण है, आपको जो शिक्षा दी जा रही है। उसके बाद है सीखने प्रशिक्षण का प्रभाव का मूल्यांकन, यानी कि क्या आप सीख रहे हैं उसका मूल्यांकन, उस प्रशिक्षण प्रशिक्षण का क्या प्रभाव है उसका मूल्यांकन करना। इसके बाद इसका कार्य होता है, इसका चरण होता है कि नई गतिविधियों पर विचार करना, यानी कि नई नई टेक्निक्स पर विचार करना, नई नई चीज़ों को सीखना। क्या नई चीज़ों को इसमें अप्लाई किया गया है, ये सब कुछ, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाए जाने का इसके अंदर कार्य होता है कि आपकी सीखने की जो एबिलिटी है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। इसके बाद कक्षा में उनका अभ्यास करना, जो भी नई गतिविधि आपने सीखी है, जो भी शिक्षण के दौरान आप सब कुछ ने सीखा है उसका कक्षा में अभ्यास करना और इस पूरी प्रक्रिया को जो है दोहराना। तो ये इसके चरण होते हैं, किसके? चिंतनशील अभ्यास के चरण होते हैं। इसके बाद आपको मैं एक चक्र दिखाता हूँ। ये चक्र कैसे काम करता है आप एक बार डायग्राम से समझे इसको, ठीक है। ये चिंतनशीलता चक्र है। ये चिंतनशीलता शिक्षण चक्र भी कह सकते हो आपको। तो सबसे पहला इसका अंदर आता है पढ़ना। सबसे पहला आता है पढ़ना, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है शिक्षण भी कह सकते हो, पढ़ाना, ठीक है, शिक्षण, इसको शिक्षण कह सकते हैं। सबसे पहला होता है पढ़ाना। उसके बाद स्वयं का मूल्यांकन करना,
दूसरा स्टेप है इसके अंदर स्वयं का मूल्यांकन करना, यानी कि जो आपने पढ़ा क्या वो ठीक पढ़ा। सबसे पहले आप अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे, क्या आपने सही सीखा या नहीं सही सीखा, तो स्वयं का मूल्यांकन करना। उसके बाद समझना, आपने क्या पढ़ा उसको समझना, उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद लास्ट जो आपका स्टेप आता है अभ्यास करना, यानी कि दोहराना। तो चिंतनशीलता का जो चक्र है ना वो चार चीज़ों पर डिपेंड होता है कि सबसे पहले पढ़ाना, उसके बाद स्वयं का मूल्यांकन करना, उसके बाद समझना, और लास्ट वाला स्टेप होता है हमारा अभ्यास करना, दोहराना। ठीक है, तो इस प्रकार से चिंतनशीलता चक्र जो है काम करता है। आई होप कि इस डायग्राम से आप अच्छे समझ पाए होंगे कि चिंतनशीलता आगे रहे क्या। इसके बाद इसके चिंतनशील अभ्यास के क्या लाभ है, क्या बेनिफिट मिलते हैं हमें चिंतनशील अभ्यास से। तो चिंतनशील अभ्यास यह समझाने की क्षमता में सुधार करता है कि छात्र कैसे सोचते हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि उन्हें सबसे बेहतर प्रभावी तरीके से कैसे पढ़ाया जाए। बेसिकली हम बात कर रहे हैं चैप्टर के अंदर शिक्षक की, ठीक है, टीचर के लिए बात कर रहे हैं हम कि शिक्षण अधिगम में चिंतनशील किस प्रकार से काम करता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो चिंतनशील अभ्यास है ये टीचर को यह समझने की क्षमता प्रदान करता है कि छात्र जो है, जिन छात्रों को आप पढ़ा रहे हो वो कैसे सोचते हैं। ठीक है, यदि आप इसको समझ जाते हैं कि छात्र किस प्रकार से सोचते हैं, छात्र की अ, क्या उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप उसको प्रभावी तरीके से कैसे पढ़ाएं। ठीक है, अलग अलग छात्रों की अलग अलग मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, अलग अलग मेंटल लेवल होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाए। ये ना हो कि वो समझना तो कुछ और चाह रहे हैं पर आप समझा कुछ और रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, चिंतनशील चक्र जो है वो फेल हो जाएगा। इसके बाद चिंतनशील अभ्यास नए विचारों को बढ़ावा देता है, क्योंकि हम गहनता से सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये नए विचारों को, नई गतिविधियों को, नई टेक्निक को बढ़ावा देता है, नया कुछ सीखने के लिए बढ़ावा देता है। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं ना कि छात्र किस मनोवैज्ञानिक स्थिति का है, तो हम टेक्निक का विस्तार भी करते हैं कि हमें किस टेक्निक से छात्र को पढ़ाना है। नई गतिविधि का विस्तार भी करते हैं, है ना। तो नई गतिविधियों, नए विचारों को बढ़ावा देता है चिंतनशील अभ्यास। यह आपको आपकी ताकत क्या है इससे रूबरू कराता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना कि चिंतनशील अभ्यास आपको ये जानकारी दिलाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस स्ट्रेंथ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी ताकत से रूबरू कराता है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता है कि आपको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, इसमें आपकी मदद करता है। इसके बाद चिंतनशील अभ्यास सहभागिता को, सहभागिता से मतलब यहाँ पर छात्र और शिक्षक की सहभागिता से है। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने से है, तो ये सहभागिता को बढ़ावा देता है। शिक्षक चिंतन करके ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो शिक्षार्थी पर केंद्रित हो, है ना। चिंतन करके यानी गहनता से सोच करके, गहनता से कार्य कर करके वो ऐसे ऐसा एक वातावरण बना सकता है कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा छात्रों के लिए, वो क्या हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, है ना। शिक्षार्थियों पर कैसे हो, शिक्षार्थियों पर केंद्रित हो, यानी कि सीखने वाले पर केंद्रित हो। यह छात्रों और शिक्षकों को अधिक रचनात्मक, आशावादी, प्रतिबद्ध और जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। चिंतनशील अभ्यास जो है वो छात्रों को क्या बनाता है, अधिक रचनात्मक बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, क्रिएटिव सोच डेवलप करता है। ठीक है, आशावादी बनाता है, प्रतिबद्ध बनाता है, जिम्मेदार बनाता है। जिम्मेदार कैसे बनाता है कि गहनता से जब आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको आपकी कहाँ गलती हुई है वो गलती दोहरानी नहीं है, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको जिम्मेदार बनाता है आपके विषय के प्रति। अब आपके सामने एक मॉडल आया है, इस आप इस मॉडल को समझें। देखिए, अलग अलग चिंतनशील मॉडल को दिया गया है। ठीक है, चिंतनशीलता के चक्र को अलग अलग, जैसे गिब्स ने दिया है, ये गिब्स का मॉडल है। ठीक है, आपकी बुक में भी होगा ये, आप इसको ज़रूर देख लें। तो ये गिब्स का मॉडल किस प्रकार से काम करता है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले कार्य योजना है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद विवरण है, उसके बाद भावना है, उसके बाद मूल्यांकन है, उसके बाद विश्लेषण है, और लास्ट हमारा स्टेप आता है निष्कर्ष। यानी किसी भी कार्य को बनाने करने के लिए एक योजना की जाती है, पहले प्लानिंग की जाती है, फिर विवरण बनाया जाता है। ठीक है, दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, फिर आपकी भावना क्या है उस कार्य को करने के लिए, फिर मूल्यांकन किया जाता है कि आपने जो कार्य किया है क्या वो ठीक है, उसमें क्या क्या खामियां हैं। ठीक है, यही यही सब काम विश्लेषण के अंदर भी होता है कि क्या क्या खामियां रह गई है,
क्या ठीक किया है, क्या गलत किया है, क्या सही होना चाहिए था, क्या रेमेडीज़ का यूज़ करना है, ये सब कुछ विश्लेषण के अंदर आ जाता है। और लास्ट का स्टेप तो आप सभी को पता ही होगा, निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालना कि जो आपने सीखा है उसका सार क्या है। ठीक है, आप इसको सार भी कह सकते हैं। तो एक ये मॉडल गिब्स का है। एक मॉडल और डिस्कस कर लेते हैं, ये कॉल्ब का मॉडल है, 1984 में इन्होंने दिया था ये अधिगम का चक्र। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि सबसे पहले सक्रिय परीक्षण होना चाहिए, किसी भी विषय को समझाने के लिए एक सक्रिय परीक्षण हो। फिर मूर्त अनुभव हो, यानी कि मूर्त अनुभव से मतलब है जो लाइव अनुभव आपके साथ हुए हैं, उन अनुभवों को उसके विषय के अंदर जोड़ना है, उन अनुभवों को छात्रों के साथ को रिलेट करना है। फिर चिंतनशील अवलोकन है, फिर गहनता से अवलोकन करना है जो अभी आप सिखा रहे हो। और फिर अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप बताए गए थे कॉल्ब के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।